नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप किसने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न। यह प्रश्न एलएलबी में और बीसीएसजी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको हमारी टीम ने विशेष रूप से तैयार किया है एलएलबी परीक्षा के लिए, और ऐसे ही प्रश्न पीसीएस जे मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इस प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी, जिसे आप देखेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, मानवाधिकारों को परिभाषित कीजिए। मानवाधिकार की परिभाषा। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है तथा मानव होने के कारण व्यक्ति के ऐसे मूल तथा अहर् के अधिकारों को धारण करते हैं जिन्हें मानवाधिकार की संज्ञा दी गई है। मानवाधिकार मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं, अतः ये अधिकार जन्म से ही एक व्यक्ति को उसकी जाति, पंथ, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता के आधार पर विभेद किए बिना प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, पुरुष हो अथवा स्त्री हो तथा किसी भी देश का नागरिक हो, उसे मानवाधिकार प्राप्त होंगे, क्योंकि मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक तथा भौतिक विकास के लिए अपरिहार्य तथा आवश्यक होते हैं। मानवाधिकार को कभी कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार या नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मानवाधिकार शब्द को परिभाषित करना कठिन है, परंतु यह कहा जा सकता है कि जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन्हें मानवाधिकार कहा जा सकता है। सन 1923 में वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन में यह कहा गया कि सभी मानवाधिकार मानव गरिमा से प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक मानव अंतर्निहित रखते। मानव ही मानवाधिकार या मौलिक अधिकारों का केंद्र बिंदु है। सुविख्यात संविधान विद्वान माननीय दुर्गादास बसु के अनुसार मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उनके मानव समुदाय के सदस्य होने के कारण किसी भी अन्य आधारों पर विचार किए बिना राज्य तथा अन्य लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की उत्पत्ति। उत्तर है, मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रमाण प्राचीन काल की बेबीलोनिया विधि, असीरिया विधि, कीती विधि तथा भारत में वैदिक कालीन धर्म में पाए जा सकते हैं। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का आधार मानवतावादी है, जो अंतर्वस्तु में भेद होने के बावजूद मानव अधिकारों का समर्थन करते हैं। मानव अधिकारों की जड़ें प्राचीन विचार तथा प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों की दार्शनिक अवधारणाओं में पाई जाती है। कुछ यूनानी तथा रोम दार्शनिकों ने प्राकृतिक अधिकारों के विचारों को मान्यता प्रदान की थी। प्लेटो उन सर्वप्रथम लेखकों में से थे जिन्होंने नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानक की वकालत की थी। इसका अभिप्राय यह है कि विदेशियों से उसी प्रकार समव्यवहार किए जाने की अपेक्षा की जाती है जिस प्रकार से कोई राज्य अपने देशवासियों से समव्यवहार करता है। इसमें सभ्य ढंग से युद्धों के संचालन की भी विवक्षा होती थी। रिपब्लिक ने सार्वभौमिक सत्यों के विचार का प्रस्ताव रखा जिसे सभी को मान्यता देनी चाहिए। व्यक्तियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अरिस्टोटेल ने राजनीति में लिखा कि न्याय, सद्गुण तथा अधिकार भिन्न प्रकार के संविधानों तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सिसेरो, जो एक रोमन राजनेता थे, ने अपनी कृति टी लॉज में प्राकृतिक विधि तथा मानव अधिकारों की नींव रखी। सिसरो का यह विश्वास था कि ऐसी सार्वभौमिक मानव अधिकार विधियां होनी चाहिए जो रूढ़िगत तथा सिविल विधियों में श्रेष्ठ हो। स्टोयक ने विधि के उच्चतर व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए
प्राकृतिक विधि की ऐसी नैतिक अवधारणा का प्रयोग किया जो प्रकृति के समरूप थी तथा जो सभ्य समाज एवं सरकार की विधियों के मानक के रूप में प्रयोग की जानी थी। बाद में ईसाई धर्म विशेषकर सेंट थॉमस एक्विनॉस ने इस प्राकृतिक विधि की जड़ें उस ईश्वरीय विधि में खोजी जो ईश्वर प्रदत्त अधिकार के माध्यम से मनुष्य द्वारा अंततः पता लगाए जाने योग्य थी। मनुष्यों को दैवी ढंग से प्रकाशित हुई। यूनान के सिटी स्टेट ने नागरिकों को वाक की स्वतंत्रता, मताधिकार, लोक पद पर निर्वाचित होने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार तथा न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी प्रकार के अधिकार रोमन विधि में जस सिविल द्वारा रोमवासियों को सुनिश्चित कराए गए। इस प्रकार मानव अधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति सामान्यतः ग्रीक रोमन प्राकृतिक विधि के स्टोइसिज्म के सिद्धांत में पाया जाना माना जाता है, जिसमें यह माना गया कि एक सार्वभौमिक शक्ति सभी जीवों पर व्याप्त है और इसलिए मानव आचरण प्राकृतिक विधि के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न, मानवाधिकार का महत्व समझाइए। मानवाधिकार का महत्व। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संरचना में मानव अधिकारों के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसका संबंध नैतिक, विधिक और राजनैतिक है। विधिक इसलिए क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों में वर्णित अधिकारों एवं बाध्यताओं का क्रियान्वयन अंतर्ग्रस्त होता है। यह नैतिक इसलिए है क्योंकि मानव अधिकार मानव गरिमा का संरक्षण करने की मूल्य आधारित प्रणाली है और बृहत्तर अर्थ में राजनीतिक है। ये व्यक्ति पर सरकार की शक्तियों को सीमित करने हेतु भी संक्रियाशील होते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि इसकी प्रकृति एवं इन अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संरक्षण के संबंध में कई पहलू भ्रमात्मक है। फिर भी मानव अधिकार समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होने के कारण निश्चित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाओं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर है, न्यायमूर्ति लाटरपैट ने अपना मत प्रकट किया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 विश्व की महत्वपूर्ण घटना है तथा यह संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक अंग यह प्रयत्न करेगा कि घोषणा में वर्णित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करे तथा लागू करे। घोषणा के प्रावधान निम्न है। अनुच्छेद 1 में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दर्शन को स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा समान अधिकारों में समान हैं। उनके तर्क तथा अंतःकरण है कि उनमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। अनुच्छेद 13 से 15 तक जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति को संरक्षा तथा विधि के समक्ष समानता आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 द्वारा वयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को बिना राष्ट्रत्व तथा धर्म के भेदभाव के विवाह करने तथा कुटुंब स्थापित करने के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में व्यक्तियों को संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 18 तथा 19 में धर्म, मत तथा विचारों की अभिव्यक्ति के विषय में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। घोषणा का विधि में महत्व। लेटरपैड के अनुसार यह केवल एक घोषणा है, यह महासभा का प्रस्ताव ही नहीं है, अतः विधि में इसका महत्व बंधनकारी नहीं होगा। स्टार्क के अनुसार इस घोषणा की सबसे बड़ी सफलता मानवीय अधिकारों का विस्तृत वर्णन करना है। सभी राज्य किसी न किसी रूप में इसे मानते हैं।
यदि कोई राज्य इसकी अवहेलना करता है तो यह चार्टर के अनुच्छेद 55 तथा 56 का उल्लंघन होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विधिक महत्व है तथा इसके प्रावधान राज्य पर बंधनकारी है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित मानव अधिकारों की विवेचना कीजिए। मानव अधिकार एवं भारतीय संविधान का संबंध। मानव अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 में सम्मिलित किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं तथा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। मानव अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो हमें मानव होने मात्र से प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 में न्यायालय में उपचार पाने का अधिकार दिया गया है। कुछ नीति निदेशक तत्वों में भी मानव अधिकार दिए गए हैं, जैसे काम का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बच्चों एवं वृद्धजनों के संरक्षण का अधिकार इत्यादि। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए ही विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 को बनाया गया है। इसमें दिए गए अधिकार भी भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की तरह हैं। यह सारे अधिकार मानवाधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बच्चों के मानव अधिकारों की विवेचना कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कहा गया है कि बचपन ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों को विशेष देखभाल और मदद मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार 18 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को बच्चा माना गया है। बच्चों के लिए कई अधिकार तय किए गए हैं जिन्हें भारत समेत सभी देश मानते हैं। बच्चों के मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं। 1. जीवन का अधिकार, हर बच्चे को सुरक्षित जीवन जीने का हक है। 2. राष्ट्रीयता का अधिकार, हर बच्चे को किसी देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। 3. शिक्षा का अधिकार, बच्चे को पढ़ाई करने और सीखने का अधिकार है। 4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चा अपनी बात खुलकर कह सके। 5. स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चों को अच्छे इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। 6. विधिक संरक्षण का अधिकार, बच्चों को कानून द्वारा सुरक्षा मिलनी चाहिए। भारत का संविधान भी बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम या कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता। यह प्रावधान बच्चों को शोषण से बचाता है। अनुच्छेद 45 राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। इस तरह भारत में बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्र जीवन जीने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, मानवाधिकारों व मूल अधिकारों में संबंध को बताइए। उत्तर, मानवाधिकारों के प्रति मानव प्राचीन काल से ही जागरूक रहा है। सामंती युग में शासक प्रजा के अधिकारों की उपेक्षा करते थे, किंतु समय समय पर विभिन्न घोषणाओं और दस्तावेजों के माध्यम से अधिकारों की अवधारणा विकसित हुई। इंग्लैंड में सन 1215 में मैग्ना कार्टा तथा 1689 में बिल ऑफ राइट्स ने जनता को अधिकार प्रदान किए। इस प्रकार फ्रांस में 1789 में अधिकारों की घोषणा की गई। भारत स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के अधीन था और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, किंतु 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भाग 3 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। न्यायमूर्ति के सुब्बाराव ने इन्हें नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा तथा
श्री रामचंद्रन ने इसे भारत का अधिकार पत्र माना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की, जिसमें 30 अनुच्छेदों में मानव के लिए आवश्यक अधिकारों का उल्लेख किया गया। यह घोषणा मानव के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आधारभूत मानी गई। मानवाधिकार की इस अवधारणा को अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने अपने संविधान में स्थान दिया। भारत में भी संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार वस्तुतः मानवाधिकारों का ही विधिक रूप है। कई ऐसे अधिकार भी जिन्हें संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, उच्चतम न्यायालय ने व्यापक व्याख्या द्वारा मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना। इस प्रकार मानवाधिकार सार्वभौमिक है और मौलिक अधिकार उसके संवैधानिक रूप। न्यायपालिका इनके संरक्षण और प्रवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। अगला प्रश्न, आश्रय क्या है? आश्रय से तात्पर्य है सरल तथा सक्रिय सुरक्षा। यह आश्रय जो एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के राजनीतिक शरणार्थियों को उनकी प्रार्थना पर दी जाती है। आश्रय के 2 तत्व हैं। एक, शरण जो अस्थायी सहारे से अधिक होती है, तथा 2, सक्रिय सुरक्षा उन अधिकारों द्वारा जिनके क्षेत्र में आश्रय दिया गया है। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देशों से आश्रय मांगने का अधिकार है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि यह अधिकार नहीं देती कि कोई पीड़ित व्यक्ति दूसरे राज्य से आश्रय मांगे तो उसे अवश्य मिले। इस विषय पर राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता। अगला प्रश्न, प्रत्यर्पण क्या है? उत्तर है, प्रत्यर्पण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संधि या उभयपक्षीय व्यवहार के अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य की अनुरोध करने पर एक ऐसे व्यक्ति को दूसरे राज्य को सौंपता है जिसने अनुरोध करने वाले राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत या तो कोई अपराध किया है या किसी अपराध के लिए उस राष्ट्र की विधिक प्रक्रिया के अनुसार दंडित किया गया है, तथा तथाकथित राष्ट्र उस अपराधी के अभियोजन के लिए सक्षम है। अपराधी को निवेदक राज्य को प्रत्यर्पण करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। 1, यह अपराध के दमन की प्रक्रिया है, इसलिए अपराधियों का प्रत्यर्पण किया जाता है जिससे वह दंड से बच ना सके। 2, प्रत्यर्पण अपराधियों को चुनौती के रूप में है कि वे अन्य राज्य में भागकर दंड से नहीं बच सकते, इसलिए प्रत्यर्पण का निवारण प्रभाव होता है। 3, प्रत्यर्पण इसलिए किया जाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की सामाजिक समस्या को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रगति की ओर एक कदम है। 4, जिस राज्य के राज्य क्षेत्र में अपराध कारित किया जाता है वह अपराधी का परीक्षण करने के लिए अच्छी स्थिति में होता है, क्योंकि केवल उस राज्य में साक्ष्य स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि एक निर्बल विधि है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्बल विधि है। राज्यों के अभ्यास तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिक चरित्र को दर्शाते हैं, किंतु यह मानना होगा कि राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा एक दुर्बल विधि है। इसके नियम उतने प्रभावकारी नहीं जितने राष्ट्रीय विधि के नियम होते हैं। इसके निम्न कारण है। 1, अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रभावकारी विधायिनी शक्ति की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा रूढ़ियों के परिणाम स्वरूप बने हैं, राज्य के नियमों से क्षमता में तुलनीय नहीं है। कभी कभी संधियों के उपबंधों का पक्षकार अपनी इच्छानुसार निर्वचन करते हैं। 2, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है, फिर भी उसको सभी राज्यों के विवादों का
निपटारा करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इस न्यायालय में राज्यों की सम्मति से ही बात दाखिल किया जा सकता है। 3 अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का राज्यों द्वारा बार बार उल्लंघन किया जाता है तथा अधिकारों के दावेदार विधि को अपने हाथ में ले लेते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्म सहायता के क्षेत्र को कम कर दिया गया है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय विधि के प्रभावकारी होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनकी इकाइयां अत्यंत दुर्बल है। इस कारण इसके नियमों का उल्लंघन करने वाले के ऊपर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है। इन सभी कारणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा दुर्बल विधि है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि तो विभिन्न प्रणालियां हैं और दोनों में तुलना करना उचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी यदि तुलना की जाती है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विधि है, किंतु यह एक दुर्बल विधि है। परंतु एक दुर्बल विधि भी विधि ही कही जाएगी। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल है तो यह केवल अपनी विशेषताओं और कुछ कमियों के कारण है। भविष्य में ये कमजोरियां दूर हो जाएंगी, तब अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि की तरह प्रभावशाली हो जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है? उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है। भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाना, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना, जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता का ही प्रतीक है। राज्य को धार्मिक मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं होता। कई बार धर्मनिरपेक्षता को धर्म के विरुद्ध माना जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक स्वतंत्रता दोनों का साथ में अस्तित्व हो सकता है। धर्म अंतःकरण का विषय है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसका सीधा संबंध मन अर्थात आत्मा से है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को दो प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। एक, अंतःकरण अर्थात धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता। दो, धार्मिक आचरण या प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म प्रचार में किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए पात्र करना सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतंत्रता पर निम्नलिखित निर्बंधन है कि ऐसा कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। 2. धर्म के नाम पर किए गए वे कार्य संरक्षित हैं जिनमें धर्म का तत्व प्रधान है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदा के नाम कीजिए। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदा में महासभा ने तीसरी समिति की सिफारिश पर 16 दिसंबर 1966 को दो प्रसंविदाओं को अंगीकार किया। एक, सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। 2, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। अगला प्रश्न, राजनैतिक और नागरिक अधिकारों के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के भाग 2 में राज्य पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य पक्षकार सभी सिविल और राजनैतिक अधिकारों को पुरुष और महिलाओं को समान रूप से उपलब्ध कराएंगे। व्यक्ति के अधिकारों और राज्य पक्षकारों के कर्तव्य के संबंध में प्रावधान भाग 3 में किया गया है। प्रसंविदा में व्यक्ति के निम्नलिखित सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रावधानित किए गए हैं। 1, प्राण का अधिकार अनुच्छेद 6। 2, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता अनुच्छेद 7। 3, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 9। अगला प्रश्न,
सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के टॉप उदाहरण दीजिए। उत्तर, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा पे 31 अनुच्छेद एवं 5 भागों में विभाजित किया गया। भाग 1 में व्यक्ति को आत्मनिर्भर के अधिकार इस संबंध में प्रावधान किया गया है। व्यक्ति के अन्य अधिकारों का उल्लेख प्रसंविदा के भाग 3 में किया गया है, जिनमें निम्न अधिकार शामिल: 1. कार्य का अधिकार अनुच्छेद 6। 2. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 9। 3. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 12। 4. विज्ञान और संस्कृति से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न, आश्रय का अधिकार। उत्तर, आश्रय का अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविदा के अनुच्छेद 7 क 2 यह प्रतिपादित करती है कि राज्य पक्षकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए जीने के अधिकार को मान्यता देती है और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत वे प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए तथा उसके परिवार के लिए जीवन का पर्याप्त मानक के अधिकार को मान्यता देती है, जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है। किंतु यह अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में नहीं वर्णी है। किंतु चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996 तो एससीसी में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया था कि जीवित रहने के अधिकार में भोजन, जल, बढ़िया वातावरण, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा तथा आश्रय विवक्षित है। ये मूल मानवीय अधिकार है। आश्रय के अधिकार के विषय में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि जीवित रहने के लिए पर्याप्त स्थान, सुरक्षा, बढ़िया निर्माण, स्वच्छ और उपयुक्त वातावरण, पर्याप्त प्रकाश, शुद्ध वायु तथा जल, विद्युत, सफाई तथा अन्य सिविल सुविधाएं सम्मिलित है। क्या भारतीय संविधान में बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है? उत्तर, बलात् अर्थात अनिवार्य श्रम से तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संदर्भित मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा प्रतिपादित व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से है। बलात्श्रम भी दासता के विभिन्न रूपों में से एक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 23 पैरा 1 के अंतर्गत बिगाड़ तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिष्ठित किया गया है। बिगाड़ शब्द का अर्थ है ऐसे श्रम या सेवा जो किसी व्यक्ति द्वारा बिना पारिश्रमिक किया जाता है। इस प्रकार बिना पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम लेना बिगाड़ है। अनुच्छेद 23(1) बिगाड़ को प्रतिषेध करता है, किंतु बलात्श्रम के अन्य समान रूप भी प्रतिषिद्ध है क्योंकि वे व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित करते। बलात्श्रम शब्द की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर की गई कि यदि श्रम किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कराया जाता है तब उसे बिना भुगतान के तथ्य पर विचार किए हुए बलात्श्रम कहा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए विवश किया जाता है, अर्थात यदि वह कार्य करने के लिए विवश किया गया है, तो बलात्श्रम का मामला होगा, इसके बावजूद कि उसने किए गए कार्य का पारिश्रमिक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या है? उत्तर, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित मौलिक अधिकार उपबंधित। अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग जिनकी अपनी हिंद भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उन्हें संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी नागरिक को किसी शैक्षणिक संस्थान
जो राज्य द्वारा चलाई जाती या राज्य फंडों से सहायता प्राप्त करती है, केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने एवं प्रशासित करने का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह एक अल्पसंख्यकों के प्रबंध के अंतर्गत है, वह चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो। धारा 30। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या है? उत्तर, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। भारत विविध संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं। यह सब कुछ होते हुए भी भारत में एकता का प्रतीक है। यहाँ के निवासियों में प्रेम और बंधुत्व की भावना निहित है। विभिन्न जातियों और समुदायों में भिन्न भिन्न रीति रिवाजों, प्रथाएं, रूढ़ियां, संस्कार आदि प्रचलित होते हुए भी वे शांति और भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। कभी कभी थोड़ा मतभेद अथवा विवाद यदि हो भी जाता है तो वह मात्र निजी स्वार्थ अथवा भ्रमवश होता है। इस भ्रम को मिटाने का प्रयास आरंभ से किया जाता रहा है। यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे सुसंस्कृत एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले देश में समस्त नागरिकों के लिए क्यों ना एक समान सिविल संहिता बना दी जाए। इससे सभी के साथ न केवल एक जैसा व्यवहार होगा, अपितु उनमें प्रेम और बंधुत्व की भावना और भी अधिक प्रगाढ़ होती है। यह विचार उचित भी लगता है। जब प्रकृति से सभी मनुष्य, नर एवं नारी, एक समान है तो फिर विधिक दृष्टि से उनमें भेदभाव क्यों? हिंदू नारी यदि एक समय में एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है, उसका पति कट उसका अपने पति पर एकाधिकार होता है, तो फिर मुस्लिम पुरुष को एक समय में एक साथ 4 स्त्रियों से विवाह करने का अधिकार देने का क्या औचित्य है? कई प्रगतिशील विचारों वाली मुस्लिम महिलाओं द्वारा जब जब इस व्यवस्था का विरोध किया गया, तब तब शरीयत की आड़ लेकर इस विरोध को कुचल दिया गया। यदि हिंदू नारी तलाक के बाद ही अपने पूर्व पति से भरण पोषण पाने की हकदार होती है, तो फिर मुस्लिम नारी क्यों नहीं? असंतोष की इस आग को अब और अधिक दबाया नहीं जा सकता। अब पुरुष और स्त्री, हिंदू और मुसलमान आदि के बीच अंतर एवं भेदभाव को समाप्त करने का समय आ गया है। एक समान सिविल संहिता समय की मांग है। अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, दोहरा निषेधाधिकार। उत्तर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2) अपराधी को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(2) यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यह उपबंध आंग्ल विधि के सूत्र
नेमो डेविड पिस वेक्सल पर आधारित है ना। यह उपबंध आंग्ल कट यह उपबंध आंग्ल विधि के इस सूत्र नेमोटेविट विट वेक्सन पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित तथा अभियोजित नहीं किया जा सकता। यह संरक्षण अमेरिका के दोहरे खतरे वाले और ब्रिटिश कॉमन लॉ नियम की अपेक्षा सीमित है। उक्त दोनों प्रलय कट उक्त दोनों प्रणालियों कट उक्त दोनों प्रणालियां एक अपराध के दूसरे विचारण को वर्जित करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए एक बार विचारण किया जा चुका है, तो वह दूसरे संरक्षण का दावा कर सकता है। कट यदि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए एक बार विचारण किया जा चुका है, तो वह दोहरे संरक्षण का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 20(2) का लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त के विरुद्ध एक अपराध के लिए केवल अभियोग ही न चलाया गया हो, बल्कि उसे दंडित भी किया गया हो। दूसरा अभियोग उसी अपराध पर आधारित हो। यदि पहले अभियोग से अपराधी विमुक्त हो गया हो, तो दूसरे अभियोग पर रोक नहीं होगी, चाहे भले ही एक ही तथ्य हो। श्रीमती कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1953 181 के मामले में अनुच्छेद 20(2) का संरक्षण पाने के लिए तीन आवश्यक शर्तें। एक, व्यक्ति का अभियुक्त होना आवश्यक है। दो, अभियोजन की कार्रवाई न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो, तो वह न्यायिक प्रकृति की हो। अपराधी किसी दंड के अपराध का दोषी है। अगला प्रश्न, बाल श्रम। उत्तर, बाल श्रम उन गंभीर समस्याओं में से एक समस्या है जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काफी समय से सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्राकलन के अनुसार 5 से 14 वर्ष आयु के बीच के 250 करोड़ बच्चे विकासशील देशों में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य बाल श्रम के संबंध में काम करने वाले बच्चों का शोषण एवं ऐसी खतरनाक दशाओं में कार्य करने से संरक्षण करना है जिससे उनके शारीरिक अथवा मानसिक विकास के लिए खतरा पैदा होता। बच्चों को शिक्षा के न्यूनतम स्तर, पोषण, स्वास्थ्य संरक्षण सुनिश्चित करना एवं बाल श्रम की समाप्ति करना भी संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है। भारत का संविधान अनुच्छेद 24 के अंतर्गत उपबद्ध करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी कारखाना या खान में अथवा किसी संकट कारक की नियोजन में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। यह उपबंध शोषण से बालकों की रक्षा तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था के निमित्त किया गया, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और गरिमा से जीवन व्यतीत कर सके। प्रश्न 26, क्या मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व पर अविभावी होते हैं? विवेचना कीजिए। उत्तर है, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों में मुख्य अंतर यह है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायिक शरण दी जा सकती है,
जबकि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 37 में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस भाग के किसी भी उपबंध को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता दी जा सकती है, किंतु इस उपबंध में दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 228 के मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों के मध्य टकराव की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व पर अविभावी होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत स्पष्टतः उन्हें न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय घोषित किया गया है। यह कहना सत्य नहीं है कि नीति निदेशक तत्व में कानूनी बल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी शक्ति है। यदि कोई सरकार इन निर्देशों की उपेक्षा करती है तो उसे चुनाव के समय जनता के समक्ष उसका उत्तर देना पड़ता है। चूंकि ये नीति निदेशक तत्व संविधान का अंग है, अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें लागू करे। इसके पीछे कानूनी शक्ति तो नहीं, परंतु जनमत का बल है। नीति निदेशक तत्व का महत्व किसी भी प्रकार से मूलभूत अधिकारों से कम नहीं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा, भारतीय संविधान प्रथमतः और सर्वोपरि रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। इसके अधिकांश उपबंध सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए या सीधे उपबंधित है या फिर संपूर्ण संविधान में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का लक्ष्य प्राप्त करते हुए सामाजिक क्रांति की वचनबद्धता का, जो भाग 3 तथा भाग 4 में मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, यह संविधान की आत्मा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि से आप क्या समझते? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि की वह शाखा है जो मानव को सशस्त्र संघर्षों के परिणाम से संरक्षण प्रदान करती है। यह केवल संघर्षों के दौरान लागू की जाती है। निकारागुआ के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया कि मानवीय विधि के सिद्धांत मानवता के मूलभूत विचारों के सदृश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सशस्त्र संघर्ष में मानव अधिकार का सम्मान शीर्षक की अधीन मानवीय विधि से संबंधित बहुत से प्रस्तावों को अंगीकार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के नियम संधियों से बने और कोई की संधि तब बाध्यकारी होती है जब वह इसका सदस्य या पक्षकार के। इस रूढ़िगत सिद्धांत की व्याख्या लैटिन भाषा के इस सूत्र से की गई है जिसे पाक्ता टिर्टिइस नेक नोसेन नेक प्रोसू कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह कहना है कि सशस्त्र संघर्ष में लागू होने योग्य मानवीय विधि के बहुत से नियम मानव एवं मानवता के मूलभूत विचारों के संबंध में इतने मौलिक है कि एक वह जेनेवा अभिसमय ने विस्तृत स्वीकृति प्राप्त कर ली है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि का सृजन करते हैं और इसलिए सभी राष्ट्रों पर बाध्यकारी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका संयुक्त राष्ट्र के मूल लक्ष्यों को घोषित करती है। ये लक्ष्य है क भावी पीढ़ियों को युद्ध की ज्वाला से बचाना, ख मौलिक स्वतंत्रताओं एवं मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा पुनः अभिव्यक्त करना, ग न्याय की स्थापना करना और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का सम्मान करना, ख सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की अभिवृद्धि करना। उद्देशिका यह भी निश्चित करती है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोग सहिष्णुता का आचरण करने, अच्छे पड़ोसियों की तरह शांतिपूर्वक रहने, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एकजुट होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल का
प्रयोग सामान्य हितों में किया जाए, अन्यथा नहीं, और सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चय। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में बताइए। उत्तर, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम भारत के संविधान के प्रारंभ होने की पूर्व स्थिति को देखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं को दुर्बल वर्ग के लोगों, जिन्हें सदियों से तथा दबाया गया है, का विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों एवं सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों का विशेष ध्यान था। यह बात संविधान के कई अनुच्छेदों में प्रतिबिंबित होती है। अनुच्छेद 15(4) में उनकी उन्नति के लिए राज्य द्वारा कानून बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति में और जनजाति के नागरिकों के लिए लोकसभा की कुछ सीटें आरक्षित की गई। इसी प्रकार अनुच्छेद 335 में उनके लिए राज्यों की विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने का उपबंध है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन स्थापित करने का उपबंध है। इन्हीं सब उपबंधों की भावना एवं लेखक से प्रेरित होकर भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का निवारण करना, ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित या शिकार व्यक्तियों को अनुतोष पहुंचाना तथा उनका पुनर्वास आदि करना है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए अधिनियम में दंड निश्चित किया गया। साधारण अपराधों के लिए कम से कम 6 महीने से 5 वर्ष तक की जेल तथा जुर्माना रखा गया है तथा गंभीर अपराधों के लिए कम से कम 1 वर्ष, जिसे अपराध के लिए उपबंधित दंड तक किया जा सकता है, हालांकि। अगला प्रश्न, मान्यता से आप क्या समझते हैं? मान्यता ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन जाता है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार किसी नए राज्य की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य यह घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राष्ट्र के तत्व प्राप्त कर लिया है। मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल के प्रारूप की तैयारी प्रक्रिया का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया गया। प्रारूप समिति ने अपने प्रथम सत्र में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल का एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 2 अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं एवं 3 ऐच्छिक न्यायाचारों के साथ मिलकर मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय बिल का सृजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल में अंतर्विष्ट मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं पर भी 70 से अधिक मानव अधिकार संधियों में प्रकाश डाला गया, जिसमें दासता, नरसंहार, मानवीय विधि, सामाजिक विकास, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक सहयोग, भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं शरणार्थियों एवं अल्पसंख्यकों की परिस्थिति आदि सम्मिलित थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल मानव इतिहास में मील का पत्थर के समान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों ने समय समय पर अपने निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल में अंतर्विष्ट सिद्धांतों का सहारा लिया है। कई राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने अपने निर्णयों में बिल में अपवर्णित सिद्धांतों को उद्धृत किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, मानव अधिकारों का वर्गीकरण। उत्तर, मानव अधिकारों का वर्गीकरण। मानव अधिकार अविभाज्य एवं अन्योन्याश्रित होते हैं, इसलिए संक्षिप्त रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के मानव अधिकार नहीं हो सकते। सामान्यतः भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में इनकी गणना की गई है।
फिर भी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत मानव अधिकार के क्षेत्र में किए गए विकास से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव अधिकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सिविल एवं राजनैतिक अधिकार और दूसरा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। एक सिविल एवं राजनैतिक अधिकार। सिविल एवं राजनैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित होते हैं। ये सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी होते हैं जिससे वे अपना गरिमामय जीवन बिता सकें। इस तरह से अधिकारों में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तियों की सुरक्षा, एकांतता का अधिकार, गृह एवं पत्राचार, संपत्ति रखने का अधिकार, यातना से स्वतंत्रता, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता आदि के अधिकार शामिल होते हैं। दो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का संबंध मानव के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने से है। इन अधिकारों के अभाव में मानव प्राणियों के अस्तित्व के खतरे में पड़ने की संभावना रहती है। पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन के समुचित स्तर पर भूख से स्वतंत्रता, काम के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार इस कोटि में सम्मिलित होते हैं। इन अधिकारों में कई अन्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं और इन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविधा में उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न, पीड़ित के अधिकार के बारे में बताइए। पीड़ित के अधिकार। पीड़ित से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय से प्रतिकर का अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जो विधि विरुद्ध गिरफ्तारी अथवा निरोध का शिकार रहा हो, उसको प्रतिकर का प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त होगा। किंतु प्रतिकर का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से प्रावधानित नहीं है। प्रतिकर के साथ साथ चिकित्सा का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि अन्य अधिकार भी पीड़ित व्यक्ति मांग सकता है। अगला प्रश्न, मानवाधिकारों के उन्नयन में मीडिया की भूमिका। उत्तर, मानवाधिकारों के उन्नयन में मीडिया की भूमिका व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए वाक की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। वाक स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है तथा प्रेस अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त प्रेस को सत्य के अन्वेषण का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 19 एक क के द्वारा प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अप्रतिबंधित नहीं है। अब यह सुव्यवस्थित तथा सुस्थापित तथ्य हो गया है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र की सफलता, स्वतंत्रता तथा समृद्धि प्रेस पर निर्भर करती है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ AIR 1986 SC 515 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया तथा प्रेस को सभी स्वतंत्रताओं की जननी बताया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम सुबोध गोपाल AIR 1954 SC 92 नामक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 19A के अधीन प्रदत्त अधिकार व्यक्ति के मूलभूत एवं महत्वपूर्ण अधिकार है और ये नैसर्गिक अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है। ये स्वतंत्र देश के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित है। अगला प्रश्न, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम प्रवृत्त होने की तिथि। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग तथा मानवाधिकार न्यायालयों के गठन हेतु प्रावधान करना था।
जो मानव अधिकारों तथा उनसे संबद्ध अथवा आनुषंगिक मामलों के बेहतर संरक्षण के लिए था। प्रश्न 36, तो शुरू करते हैं। मृत्यु दंड से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मृत्यु में कष्ट एवं अपमान का तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। वहां जहां की मृत्यु के निष्पादन में विलंब होता है, वहां दंडित व्यक्ति को दी जाने वाली मानसिक पीड़ा अत्यधिक क्रूर एवं अमानवीय होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सर्वप्रथम सन 1948 में मृत्यु दंड को समाप्त करने का प्रयास मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंगीकार करने के साथ हुआ। अनुच्छेद 3 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। यद्यपि घोषणा महासभा का एक संकल्प होने के कारण राज्यों पर बाध्यकारी नहीं, फिर भी कई राज्यों ने मृत्युदंड को या तो विधि में या अभ्यास में समाप्त कर दिया। जिन राज्यों में मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया गया है, वहां केवल अति गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की संविधा के अनुच्छेद 6 में मृत्युदंड को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, क्योंकि इसकी समाप्ति प्राण के अधिकार के उपयोग करने के उपायों में से एक है। मृत्युदंड की समाप्ति मानव गरिमा एवं मानव अधिकारों के विकास की वृद्धि में योगदान करती है। शिशुओं के अधिकारों पर अभिसमय के अनुच्छेद 37 में उपबंधित है कि 18 वर्ष तक के बालकों को मृत्युदंड से छूट रहेगी। यूरोपीय परिषद के सदस्य राज्यों ने 1983 में मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं पर अभिसमय पर नया 4(6) को बनाकर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की संविधा के हेतु द्वितीय नयाचार महासभा द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 1989 को अंगीकार किया गया। नयाचार के अनुच्छेद 1 के परिच्छेद 1 में कहा गया है कि वर्तमान नयाचार के किसी राज्य पक्षकार की अधिकारिता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। मृत्युदंड को अमानवीय दंड का मध्यकालीन रूप और आधुनिक समाज के अयोग्य माना जाता है, किंतु कई संस्कृतियों ने सदैव इसका प्रयोग चोरी से हत्या तक के गंभीर अपराधों के लिए किया है। तृतीय ऐच्छिक नयाचार को मृत्युदंड का उन्मूलन करने के लिए अंगीकार किया गया, किंतु कई राज्यों ने मृत्युदंड का प्रयोग करने के अधिकार को बनाए रखा है। दिसंबर 2007 में महासभा ने मृत्युदंड उन्मूलन के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाया, जब उसने मृत्युदंड के लागू करने पर विश्वव्यापी स्थगन का आह्वान किया। महासभा का यह आह्वान मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए एक उपयोगी कदम साबित होगा। भारत जैसे देश में मृत्युदंड पर बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य TIR 1980 के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुमत निर्णय में कहा कि भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड केवल जघन्य अपराधों के लिए वैकल्पिक दंड के रूप में स्वीकार किया गया है। यह केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दिया जाएगा। अगला प्रश्न, मानव अधिकार अभिसमयों का अनुसमर्थन। मानव अधिकार सभी राज्यों के व्यक्तियों के लिए है, किंतु मानव अधिकार अभिसमयों में वर्णित अधिकार केवल उन राज्यों के व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे जिन्होंने इन अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है। इन अभिसमयों का सार्वभौमिक अनुसमर्थन सभी देशों में मानव अधिकारों के सम्मान एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक स्थायी और प्रभावी आधार प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभिसमय केवल उन राज्यों पर बाध्यकारी होंगे जो इस सामान्य नियम की दृष्टि में उनके पक्षकार बन गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई संधि उन राज्यों के लिए किसी बाध्यता अथवा अधिकारों का सृजन नहीं कर सकती जिन्होंने अपनी सहमति प्रदान नहीं की। किसी संधि द्वारा बाध्य होने के लिए किसी राज्य की सहमति अनुसमर्थन द्वारा व्यक्त की जाएगी। इस प्रकार से उन राज्यों के व्यक्ति जो इन अभिसमयों के पक्षकार नहीं हुए हैं,
उनमें दिए गए अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। यद्यपि अभिशमयों के अनुसमर्थन न किए जाने के लिए राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण कुछ सीमा तक उत्तरदायी है, किंतु अधिकतम प्रभावी तरीके में से एक, जिसमें मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु सारभूत प्रगति प्राप्त की जा सकती है, उन राज्यों के द्वारा इन अभिशमयों की सार्वभौमिक स्वीकृति में निहित है, जो अब तक पक्षकार नहीं बने हैं। वे राज्य जो इन अभिशमयों के अनुसमर्थन में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं, मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की सहायता अनुसमर्थन में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए ले सकते हैं। मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय राज्यों के कहने पर अनुसमर्थन की प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुसमर्थित संधियों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दृष्टि से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वस्तुतः यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिशमयों के अनुसमर्थन में अपने प्रयासों पर अधिक बल दे। यह आवश्यक है कि अभिशमयों का अनुसमर्थन करने वाले राज्यों के राष्ट्रीय विधान अभिशमयों के प्रावधानों के अनुरूप हो, जिससे कि उन्हें विधि न्यायालयों के समक्ष प्रवर्तित किया जा सके। अभिशमयों को अनुसमर्थन करने वाले राज्यों की राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए और व्यक्ति को उन मामलों में अपने अधिकारों के संरक्षण अथवा प्रतिरक्षा के लिए उनका आश्रय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जहां तक अनुसमर्थन से स्वतः उद्भूत न हुए। राज्यों को राष्ट्रीय विधि में मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की मान्यताओं उनका समुचित संरक्षण मानव अधिकारों की मान्यताओं के लिए एक आवश्यक शर्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न 38, मानवाधिकारों के उल्लंघन हेतु क्षतिपूर्ति। उत्तर, मानवाधिकारों के उल्लंघन होने के मामले में आयोग द्वारा अनेक उपायों के साथ साथ कई सुझाव भी दिए जाते रहे, किंतु आयोग मानवाधिकारों का संरक्षण करने में अधिक प्रभावी नहीं रह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह केवल एक अन्वेषणात्मक एवं सिफारिशात्मक निकाय है। जांच करने के पश्चात यह समुचित प्राधिकारियों से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश करता है जिसने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हो, अथवा यह सरकार या समुचित प्राधिकारियों से मानवाधिकार उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति के लिए अंतरिम अनुतोष प्रदान करने के लिए कहता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत मामलों में त्वरित विचारण हेतु राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले के लिए एक सेशंस सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सहमति प्राप्त करे। इन न्यायालयों का कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत अपराधों का विचारण करना होगा एवं पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। प्रश्न 39, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षमादान या राहत क्षमा कहते। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने राज्य की उनके ऊपर होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर अन्य राज्य में शरणार्थी के रूप में रह रहा है, अर्थात जो अपने मूल देश से राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार के उत्पातों के कारण दूसरे राज्य में भाग जाता है, तो अन्य राज्य उसे शरणार्थी मानता है, उसे रहने, जीने व रोजी रोटी कमाने का उपयुक्त साधन उपलब्ध कराता है। संविदाकारी राज्य उन शरणार्थियों पर दंड नहीं लगाएंगे जो किसी ऐसे राज्य के प्राधिकार के बिना ही उस राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश ले लिया हो जहां उसके प्राण एवं स्वतंत्रता को धमकी दी जाती थी, बशर्ते कि वे बिना किसी विलंब के स्वयं को प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दें और सही कारण बता दें। अभिसमय अनुच्छेद 31 के परिच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है कि संविदाकारी राज्य इस प्रकार के शरणार्थियों पर ऐसे किसी भी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे जब तक वे आवश्यक नहीं होंगे, और इस प्रकार के प्रतिबंधों को केवल तब तक लागू किया जाएगा
जब तक देश में उनकी परिस्थिति विनियमित न कर दी गई हो अथवा वे किसी दूसरे देश में प्रवेश प्राप्त नहीं कर लेते। संविदाकारी राज्य इस प्रकार के शरणार्थियों से उपयुक्त समय में दूसरे देश में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, मानवाधिकार तथा आतंकवाद। आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या है। अपने को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले निहित स्वार्थ के लिए अपने ही देश में देश की व्यवस्था के विरुद्ध संग्राम में लगे हुए हैं। इन आतंकवादियों को बाहर से किसी न किसी शत्रु देश से परोक्ष या अपरोक्ष समर्थन मिलता है। इन आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में आतंक फैलाकर सरकार के लिए कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करना है जहां ये सक्रिय होते हैं। ये लोग कभी कभी निर्दोष व्यक्तियों को भी अपना निशाना बनाते हैं तो कभी कभी सरकारी संपत्ति को निशाना बनाते हैं। विनाश तथा आतंक फैलाना इनका ध्येय होता है। आतंकवादी तथा सुरक्षा बलों के मध्य टकराव असंभावी होता है। आतंकवादी तथा सुरक्षा बल एक दूसरे के बीच मानवाधिकारों का पालन नहीं किया जाता, जबकि सुरक्षा बलों का यह आरोप होता है कि आतंकवादी मानवाधिकार के हकदार नहीं है क्योंकि उनका स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार पाशविक होता है। ये आतंकवादी अकारण लोगों पर हमला कर उनकी हत्या कर देते हैं। उन्हें आश्रय न देने पर वे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। उन्हें तब मानवाधिकार का ख्याल नहीं रहता। आतंकवादी अपने कार्यकलापों के दौरान यह ख्याल नहीं रखते कि जिनके साथ वे व्यवहार कर रहे हैं उनको भी मानवाधिकार प्राप्त है। फिर भी सुरक्षा बलों को यह निर्देश रहता है कि वे अपने व्यवहार के दौरान सद्भाव एवं सहिष्णुता का बर्ताव करें। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे आतंकवादियों से मानवीय व्यवहार करें। प्रश्न 41, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 8 जनवरी सन 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु प्रावधान करना था, जो मानव अधिकारों तथा उनसे संबद्ध अथवा आनुषंगिक मामलों के बेहतर संरक्षण के लिए था। अधिनियम की धारा 2 घ मानवाधिकार को परिभाषित करते हुए कहती है कि मानवाधिकार से अभिप्राय संविधान द्वारा प्रतिभूत अर्थात गारंटीकृत तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सम्मिलित तथा भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से है। इस अधिनियम से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम का मुख्य प्रयोजन मानवाधिकारों की अधिक अच्छी तरह से रक्षा करना है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को। यह संगठन 4 नवंबर 1946 से प्रारंभ हुआ। इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र के साथ तब स्थापित हुआ जब दिसंबर 1946 में महासभा द्वारा इसके संविधान का समर्थन किया गया। संगठन का उद्देश्य न्याय के लिए, विधि के शासन के लिए तथा मानवाधिकारों के लिए और सभी की मूल स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ाने के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि करके शांति तथा सुरक्षा में योगदान देना है। यह संगठन महासम्मेलन, अधिशासी परिषद तथा सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है। इस संगठन के कार्यों के 2 मुख्य पहलू हैं। सभी सदस्य राज्यों के समान हितों के लिए अस्थायी कार्य, जैसे सूचना तथा दस्तावेज की अदला बदली, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों को सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय उपसमितियों की तैयारी और विशिष्ट राज्यों में
विनिर्दिष्ट समस्याओं को निपटाने के लिए किया गया विशेष कार्य। यह योजना कार्य के 6 मुख्य क्षेत्रों शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक तथा मानव विज्ञान, संस्कृति, जनसंचार तथा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 43। भारत में मानवाधिकार के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारत में मानवाधिकार के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मूल अधिकारों में ना देकर राज्य के नीति निदेशक तत्वों में प्रतिपादित करते हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। उपर्युक्त भागों में निदेशों और अनुदेशों की एक ऐसी सूची अंतर्विष्ट की गई है जिसका अनुसरण वर्तमान एवं भविष्यकालीन सरकारों द्वारा अपनी राजनैतिक जटिलता के बावजूद किया जाएगा। ये निर्देश एवं अनुदेश भारत में सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय पर आधारित संविधान निर्माताओं की लोक कल्याणकारी राज्य संबंधी महत्वाकांक्षा एवं भावना को व्यक्त करते हैं। इसमें वे लक्ष्य एवं उद्देश्य अंतर्विष्ट है जिन्हें सरकार द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अतः वे निदेशक तत्व जिनमें व्यापक रूप से आर्थिक और सामाजिक अधिकार शामिल है, मानव अधिकारों का एक भाग होते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर संविदा के परिकल्पित कई अधिकारों को निदेशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है जो निम्नलिखित अनुच्छेदों से स्पष्ट है। 1. समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39D। 2. काम का अधिकार, अनुच्छेद 41। प्रसूति प्रसुविधा, अनुच्छेद 42। बच्चों का अवसर, अनुच्छेद 39F। बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45। जीविका के लिए मजदूरी, अनुच्छेद 43। 7. शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न, निशस्त्रीकरण। उत्तर है, निशस्त्रीकरण का तात्पर्य व्यापक अर्थ में सभी परंपरागत एवं परमाणु शस्त्रों के पूर्ण समापन से है। यह शस्त्रों के विनियमन से भिन्न है, जिसका तात्पर्य शस्त्रों के प्रयोग पर नियंत्रण से है। वर्तमान समय में समय समय पर निशस्त्रीकरण की इच्छा को व्यक्त किया गया है। निशस्त्रीकरण की समस्या केवल विधिक समस्या ही नहीं, इस समस्या का संबंध कई अन्य पहलुओं से है, जैसे राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी, सैनिक तथा विधिक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण के संबंध में कई अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के निर्माण के लिए किए गए प्रयास के साथ इसके विधिक पहलू का महत्व अधिक हो गया। अगला प्रश्न है, शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? क्या भारत में शरणार्थियों से संबंधित विशिष्ट विधि संविधि है? उत्तर, शरणार्थी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर उनके राज्य का संरक्षण नहीं रह जाता। शरणार्थियों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिन्होंने अपने उस राज्य को अत्याचार से अथवा सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए छोड़ दिया है, जिनमें वे स्थायी रूप से निवास करते रहे हों। शरणार्थियों की परिस्थिति से संबंधित 1951 के अभिसमय में यह कहा गया है कि शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपने मूल देश से राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार के अत्याचारों के कारण दूसरे राज्य में भाग जाता है और देश के संरक्षण को प्राप्त करने में असमर्थ या अनिच्छुक रहता है और इस प्रकार अपनी राष्ट्रीयता को खो देता है। अधिनियम के अनुच्छेद 1 के अधीन शरणार्थी शब्द किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो मूल वंश, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशिष्ट सामाजिक समूह अथवा राजनैतिक विचार की सदस्यता के कारण हत्या किए जाने सुस्थापित भय के कारण अपनी राष्ट्रीयता के देश के बाहर चला जाता है और इस प्रकार के भय के कारण उस देश के संरक्षण को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, अथवा जो राष्ट्रीयता
न होने के कारण अथवा इस प्रकार की घटनाओं के परिणाम स्वरूप अपने पहले के निवास स्थान के देश से बाहर रहने के कारण उस देश में लौटने में असमर्थ होता है या लौटना नहीं चाहता है। भारत ना तो 1951 के शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार है और ना ही 1967 के दयाचार का पक्षकार। इसने इस तथ्य के विरुद्ध शरणार्थियों से संबंधित कोई राष्ट्रीय विधि अधिनियमित नहीं किया है कि उसने तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान से भागने वाले अधिकतम लोगों को शरण प्रदान किया है। किसी भी विधि के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि शरणार्थी को कौन सी विधि की स्थिति या अधिकार प्राप्त है। संविधान के भाग 3 के अधीन प्रत्याभूत मूल अधिकारों में से कुछ सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे और परिणाम स्वरूप वे शरणार्थियों को भी उपलब्ध है। प्रश्न है 46। दुर्बल समूह से आप क्या समझते हैं? उत्तर: दुर्बल समूह व्यक्तियों के कुछ ऐसे समूह होते हैं जो प्रकृति के द्वारा या सुस्थापित रूढ़ियों के कारण निर्बल होते हैं, जैसे बच्चे, महिलाएं, अक्षम व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, प्रवासी कर्मचारी या किसी विशिष्ट मूलवंश से संबंधित व्यक्ति। समाज के इन दुर्बल व्यक्तियों को मानव होने के कारण कुछ मानव अधिकार तथा मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समाज में उनका अस्तित्व बनाने, उन्हें संरक्षित रखने के लिए मानव अधिकार के रूप में अधिकारों की उत्पत्ति हुई है। इनके अधिकारों के सुरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में बहुत से अभिसमय बनाए गए, जिनमें बहुत से अधिकार दिए गए। एक, पुरुष एवं महिला की समानता के सिद्धांत को लागू करेंगे। 2, प्राण का अधिकार। 3, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न 47। चतुर्थ जेनेवा अभिसमय 1949 के अंतर्गत असैनिकों को प्रदत्त संरक्षण की संक्षेप में विवेचना की। उत्तर: चतुर्थ जेनेवा अभिसमय 1949 के अंतर्गत असैनिकों को प्रदत्त संरक्षण जेनेवा अभिसमय 1949 में यह निम्नलिखित प्रकार के प्रावधान है। क, युद्धरत क्षेत्र में विदेशी शत्रुओं के साथ व्यवहार। ख, बीमार तथा घायलों की सुरक्षा तथा नागरिकों के लिए सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना। ग, युद्धरत तथा युद्धरत आधिपत्य वाले क्षेत्रों में नजरबंद या स्थानबंद लोगों के साथ व्यवहार तथा घ, युद्धरत आधिपत्य वाले क्षेत्रों में नागरिक जनता के साथ व्यवहार है। उपर्युक्त अंतिम प्रकार के प्रावधानों की विवेचना के संदर्भ में जो 1949 का जेनेवा के असैनिक व्यक्तियों की युद्ध के समय सुरक्षा से संबंधित अभिसमय में युद्धरत आधिपत्य के विषय में नियम बनाए गए, ये नियम निम्नलिखित। एक, जेनेवा अभिसमय द्वारा यह नियम बनाया गया है कि आधिपत्य स्थापित करने वाले प्रदेश द्वारा असैनिक जनता को बंधक के रूप में नहीं पकड़ा जा सकता तथा उनको सामूहिक दंड नहीं दिया जा सकता। 2, उन्हें व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी दूसरे प्रदेश को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। 3, वहां के व्यक्तियों को आधिपत्य स्थापित करने वाले देश की सेना से संबंधित कार्यों को करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। 4, उस प्रदेश से भोजन तथा दवाओं आदि की सामग्री केवल उतनी ही लेनी चाहिए जिससे कि वहां की असैनिक जनता को आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद शब्द लैटिन शब्द टेरर आतंकवाद से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य भय है। कुछ उद्देश्यों, विशेषकर राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आतंक के व्यवस्थित प्रयोग को आतंकवाद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन आतंकवाद के सभी कृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का कृत्य नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में उन कृत्यों को शामिल किया जाता है जिनमें
दो या दो से अधिक राज्य शामिल रहते, अर्थात जहां अपराधकर्ता तथा पीड़ित विभिन्न राज्यों के नागरिक है, या जहां कार्य एक से अधिक राज्यों में पूर्णतः या अंशतः किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तब होता है जब एक से अधिक राज्यों का हित प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से ही है। आतंकवाद के उन कृत्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य विधि लागू होती है जो केवल राज्य की सीमाओं के अंतर्गत सीमित रहता है और जिस सुविधा के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शांति काल में या सशस्त्र संघर्ष के समय में या तो हिंसा के साथ या बिना हिंसा के कार्य किया जा सकता है। पुनः यह या तो राज्य के कृत्यों द्वारा अर्थात राज्य की सरकार द्वारा या तो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जा सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का यह क्षेत्र सभी राज्यों को मान्य नहीं है। पश्चिमी राज्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यों को शामिल करने के लिए सहमत नहीं है, जबकि तीसरे विश्व के राज्य तथा उपनिरपेक्ष राज्य इस मत के हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उसी तरह राज्यों के कृत्यों को शामिल करता है। पाश्चात्यवर्ती वाला मत इस तथ्य की दृष्टि में उचित प्रतीत होता है क्योंकि राष्ट्रीय सीमा के बाहर राज्यों द्वारा कारित आतंकवाद के एक ढंग से या दूसरे ढंग से राज्यों के संबंध को उसी प्रकार प्रभावित करता है जैसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कारित आतंकवाद प्रभावित करता है। प्रश्न 49। समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की संविदा के अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि ऐसे पारिश्रमिक जो सभी कामगारों को दिया जाता है को न्यूनतम रूप से कम किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान मूल्य के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक एवं उचित मजदूरी से युक्त होगा तथा विशेष रूप से महिलाओं को ऐसी कार्यदशाओं की प्रत्यापूर्ति की जाएगी जो पुरुषों द्वारा उपयुक्त कार्यदशाओं से कम नहीं होगी और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड डी के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, यह प्रावधान किया गया है कि पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। प्रश्न 50। एकांतता का अधिकार। उत्तर एकांतता का अधिकार है। एकांतता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति को बिना हस्तक्षेप के अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एकाकी छोड़ देने से संबंधित होता है। अर्थात इस अधिकार में किसी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप के विरुद्ध अधिकार, सम्मान एवं कीर्ति पर आक्रमण के विरुद्ध अधिकार, व्यक्ति के निजी जीवन में से संबंधित असंगत एवं स्वीकार्य तथ्यों के प्रकटीकरण, निगरानी इत्यादि के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ AIR 1997 SC 568 के मामले में, जिसे वोन टेपिंग केस के नाम से जाना जाता है, उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्राण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में एकांतता का अधिकार सम्मिलित है और एकांतता के अधिकार में घर अथवा कार्यालय में एकांत में टेलीफोन पर वार्ता सम्मिलित है और इस तरह टेलीफोन टेप करना व्यक्ति के एकांतता के अधिकार का उल्लंघन करना है, अतः अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। 51। राष्ट्रीय महिला आयोग। उत्तर राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा 1990 में महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम निर्मित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। आयोग महिलाओं के शीघ्र तथा उचित विकास करने की शक्ति रखता है। आयोग संविधान तथा अन्य विधियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षा संबंधी मामलों का अन्वेषण करने और परीक्षण की शक्ति रखता है जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं तथा
संशोधन को भी प्रभावित करते हैं, जो ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता अथवा अक्षमता की पूर्ति करने के लिए औपचारिक विधानों का संकेत करते हैं और सक्षम प्राधिकारी के साथ संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन को ग्रहण करते हैं। विशाखा वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश जारी किया गया उसका संस्थाओं द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी वर्ष 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रेक्षित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को पर्याप्त ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है, चाहे वे सार्वजनिक निकाय हो या व्यक्तिगत निकाय है। बहुत से संस्थाओं ने शिकायत समितियां नहीं बनाई हैं जो निर्णय के अधीन आवश्यक थी, जिससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान हो सके। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन में अध्यक्ष, जो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित की जाएगी, तथा 5 सदस्य होंगे जिन्हें भी केंद्र सरकार नामांकित करे। इन 5 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति होगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल वह होगा जिसे केंद्र सरकार भी निर्दिष्ट करे, परंतु यह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। धारा 4, कमीशन विशेष मामलों में निपटाने के लिए समितियां नियुक्त कर सकते हैं। धारा 8, अगला प्रश्न, नरसंहार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, नरसंहार से तात्पर्य मानव समूह को मारना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपराध है। महासभा ने 9 दिसंबर 1948 को नरसंहार निवारण और दंड अभिशमन को अंगीकार किया, जो 12 जनवरी 1951 को लागू हुआ। अभिशमन का मुख्य उद्देश्य नरसंहार को निवारित करना और इसके करने वाले व्यक्ति को दंडित करना, चाहे वह युद्ध काल में किया गया हो या चाहे शांति काल में। अगला प्रश्न, युद्ध अपराध क्या है? युद्ध अपराध सैनिकों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे शत्रुतापूर्ण या तत्समान कार्य है जिन्हें पकड़ने पर शत्रु द्वारा दंडित किया जा सकता है। युद्ध अपराध युद्ध के कुछ नियमों का उल्लंघन है। यदि इन नियमों का उल्लंघन सैनिक द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो दंड किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा नहीं बल्कि सामान्य रूप से विजेता राज्यों द्वारा दिया जाता है। ऐसे उल्लंघन में हत्या, दुर्व्यवहार, बंधकों को मारना इत्यादि शामिल है। अतः जिन कृत्यों की निंदा मानव जाति द्वारा उनके पाशविकता तथा अमानवीयता के कारण की जाती है, उन्हें युद्ध अपराध माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 54, युद्ध अपराध हेतु दंड। उत्तर, युद्ध अपराध हेतु दंड जो सैनिक या अन्य व्यक्ति युद्ध अपराध करते हैं वे व्यक्तिगत रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं और उन्हें युद्ध अपराधी कहा जाता है। इसलिए युद्ध अपराधी सशस्त्र बलों के सदस्य हो सकते हैं या अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकरण चार्टर का अनुच्छेद 8 यह प्रावधान करता है कि यह तथ्य कि प्रतिवादी ने अपनी सरकार या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन करने में कृत्य किया है, उसे उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा, किंतु दंड में न्यूनीकरण पर विचार किया जा सकता है। यदि अधिकरण यह निश्चित करता है कि न्याय ऐसी अपेक्षा करता है, इस नियम का तात्पर्य है कि सशस्त्र बलों के सदस्य केवल विधिपूर्ण आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य बैठे। यदि आदेश के पालन में वे ऐसे कार्य करते हैं जिसे युद्ध के सर्वमान्य नियमों का उल्लंघन होता है तथा मानवता के सामान्य विचार का अपमान होता है, तब वह दंड से बच नहीं सकते। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित विभिन्न युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन के तर्क को प्रतिरक्षा के रूप में अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उनके द्वारा दंड देते समय इसे ध्यान में रखा गया था। प्राइस न्यायालय। उत्तर, प्राइस न्यायालय
समुद्रों में या बंदरगाहों में पकड़ी गई शत्रु की संपत्ति को प्राइस कहा जाता है। संपत्ति शब्द जलयानों तथा इसके सभी मालों को शामिल करता है, इसलिए प्राइज उस संपत्ति से भिन्न है जो भूमि पर पकड़ी जाती है। भूमि पर अधिग्रहित संपत्ति को लूट का माल कहा जाता है। इस प्रकार अधिग्रहण को प्राइस कहने के लिए यह आवश्यक है कि उसका युद्धरत राज्य के सामुद्रिक बलों द्वारा समुद्र में या बंदरगाहों में पकड़ा गया हो, लेकिन पकड़ा गया यान या माल अभिग्रहण करने वाले राज्य की संपत्ति नहीं हो जाती। संपत्ति को सुरक्षित रखना और न्यायालय द्वारा यह निर्णय करवाना राज्य की बाध्यता है कि अधिग्रहण वैध है या नहीं। न्यायालय की स्थापना युद्धरत राज्यों द्वारा युद्ध के प्रारंभ पर की जाती है या उसकी स्थापना अस्थायी रूप से अपने राज्य क्षेत्र में की जा सकती है। युद्धरत राज्य उन स्थानों में प्राइज न्यायालयों की स्थापना नहीं कर सकता जो उसके नियंत्रण के अधीन नहीं है। इसे तटस्थ राज्य क्षेत्र में भी स्थापित करना निषिद्ध किया गया है। इस प्रकार स्थापित न्यायालयों को प्राइज न्यायालय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्राइज न्यायालय विशेष रूप से युद्ध के समय समुद्र में पकड़े जाने की वैधता को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए स्थापित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन प्राइज न्यायालयों को सामान्य कार्य अर्थात युद्धरत राज्य द्वारा माल पकड़ने की वैधता को निर्धारित करना होता है। जांच के बाद यदि न्यायालय यह निर्णय करता है कि माल का पकड़ा जाना विधिपूर्ण है, तब वह भर्त्सना की आज्ञप्ति पारित करता है। यदि न्यायालय यह निर्णय करता है कि माल का पकड़ा जाना वैध नहीं है, तब वह ऐसे प्रतिकर सहित प्रत्यास्थापन का निर्णय देता है जैसा उसे न्यायोचित प्रतीत। अगला प्रश्न है, युद्धबंदी से आप क्या समझते? युद्धबंदी वह परिस्थिति है जो युद्ध के दौरान या सशस्त्र संघर्ष में युद्धमान राज्य द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों को प्रदान की जाती है, किंतु युद्धमान राज्य द्वारा पकड़े गए सभी व्यक्तियों को यह परिस्थिति नहीं प्राप्त होगी। युद्धबंदी के व्यवहार से संबंधित जिनेवा अभिसमय 12 अगस्त 1949 का अनुच्छेद 4 के अधीन प्रावधान करता है कि निश्चित संवर्ग के व्यक्ति जो शत्रु की शक्ति के अधीन आ जाते हैं युद्धबंदी कहे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो युद्धमान देश के सशस्त्र बलों के सदस्य तथा ऐसे सशस्त्र बलों को गठित करने वाले नागरिक सेवा या ऐच्छिक सेवा शाखा के सदस्य हैं, ये युद्धबंदी की परिस्थिति तब अर्जित करते हैं जब युद्ध के दौरान अपने सामान्य सैनिक कार्यों को करते हुए पकड़े जाते हैं।